ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अवाम यानी दास्तां एक आम आदमी की जिंदगी से लड़ने भिड़ने के उनके हौसलों की जुबानी। इनकी शरीके हयात भी लखनऊ की हैं, ठीक उसी मोहल्ले की जहां पर इनका पुश्तैनी घर है। लेकिन शादी के पहले कभी तक इन दोनों को इस बात का गुमान ही नहीं रहा। यहाँ तक शादी की बात चलने पर भी इन्होंने एक दूसरे की फोटो भी छुप छुप कर देखी। कि मेरी वालिदा ने जब तालीम पूरी हुई और अब ये कि कुछ चलो कमाने लगे खाने लगे तो अब तुम शादी होनी चाहिए। किसी ने आके कहा कि फलां लड़की, तो मैंने कहा अच्छा। मैं बहुत एक अजीब बात है, खूबसूरती मुझे हमेशा से पसंद आई। उस वजह से मैंने कहा मैं तो फोटो वगैरह देखूंगा। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि कोई मैं वहाँ पर इतना हसीन रहा हो, हालांकि मैं खुद नहीं, लेकिन जो खुद नहीं होता वो दूसरे के लिए यही चाहता है। तो मैंने फोटो देखे, 2-3 फोटो देखे किसी के पास। आजकल का दौर नहीं था कि आप फोटो मंगा लें देख लें, चोरी छुपे जिन साहब ने दिखाए। नकवी साहब जितने अच्छे शायर हैं उतने ही बेहतर स्पीकर भी, लेकिन कई बार इनको इस वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। एक बार मंच संचालन करते वक्त इनको हार्ट अटैक भी आ चुका है। मुझे पहला अटैक भी स्टेज पर ही हुआ। वैसे तो ये केमिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये हिंदी, बायोलॉजी और उर्दू भी पढ़ा लेते हैं। आज इनके पढ़ाए स्टूडेंट्स में कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, तो कोई एसडीएम के ओहदे तक पहुंचा है। इनकम टैक्स के वो भी मेरा स्टूडेंट रहे हैं और कई हॉस्पिटल, सफदरजंग में, चिकित्सा साकेत में कई डॉक्टर्स, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच चुके हैं। नकवी साहब को जब भी जिंदगी की भागदौड़ से फुर्सत मिलती है वे अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। मुझे उसी में फुर्सत नजर आती है जिस वक्त मेरे 2 बेटियां हैं, एक बीवी। जब एक साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल फुर्सत है। नकवी साहब की ख्वाहिश इनके दादा की लिखी नज़्मों को पब्लिश कराने की है। अपने खुद दादा जद्दे अमजद की, आला अहमद साहब नईम की, उनकी बहुत सी किताबें हैं। उनका पूरा दीवान था, शायर, बड़े शायर थे। उसके बारे में पूरे तहकीकात करनी है, उसे हासिल करना है। जो ज़ाया हो चुका है उसे फिर से मुरतब करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है उसमें भी कुछ कामयाबी हासिल हो जाए। आज नकवी साहब वतन परस्ती पर लिखी इनकी नज़्में आज भी दिल को छू जाती हैं। सम्मान से जीना है तो कुछ कर दिखाना चाहिए, स्वर्ग सा इस देश को मिलकर बनाना चाहिए। अब वक्त है चुप सियासी सन्नाटों में से वैसी कुछ आहटें ढूंढ लाने की जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर कांग्रेस मोदी की हाईटेक, करिश्माई व नई होलोग्राफिक 3D तकनीक के लिए चाहे लाख उन्हें गरियाले, पर मोदी के इस अनोखे तशहीरी मुहिम ने कांग्रेसी मैनेजरों की परेशानियों पर बल ला दिए हैं। अब राहुल गांधी की इमेज चमकाने का जिम्मा संभालने वाली एक अमेरिकन पीआर फर्म ऐसी ही किसी अलहदा तकनीक की तलाश में है। मोदी के जरिए इस्तेमाल में लाई जा रही इस तकनीक का पेटेंट राइट इंग्लैंड की एक कंपनी म्यूजन के पास है, जिन्होंने मोदी के साथ 2014 तक का करार किया हुआ है। यानी भारत में कोई भी लीडर इस तकनीक को इससे पहले हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूजन की एक खास पॉलिसी है कि वह मुल्क में सिर्फ एक ही लीडर के साथ इस तकनीक के लिए करार करती है और इसकी एवज में एक मोटी फीस वसूलती है। इससे पहले यह कंपनी इस तकनीक का इस्तेमाल मैडोना व ब्लैक आइड पेपर जैसे कई रॉक स्टार की इमेज चमकाने में कर चुकी है, और हिंदुस्तान में भी मोदी के चाहने वाले उन्हें किसी रॉक स्टार से कम तो मानते नहीं। एफडीआई इन रिटेल पर ममता बनर्जी के अदम एतमाद की मुहिम का यूं औंधे मुंह गिरना दरअसल दीदी की सियासी कमजोरी होने का ही निशानदेही है। ममता की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने इस मुद्दे पर अहम अपोजिशन जमात बीजेपी को भी भरोसे में नहीं लिया। यहाँ तक कि इस बारे में उनकी सुषमा स्वराज और जयललिता जैसी लीडरान से भी कोई बात नहीं हुई।
हाँ, ममता ने नवीन पटनायक और सीपीआई के गुरुदास गुप्ता से जरूर बात की। बीजेपी जानती थी कि अगर सदन में एफडीआई पर अदम एतमाद की तहरीक एडमिट हो जाता तो फिर इस नियम पर 184 के तहत नोटिस नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस चाहती थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ एडमिट हो जाए। कांग्रेस जानती है कि बसपा व सपा के रहते ये अदम एतमाद की तहरीक गिर जाने वाला है। ममता की कोशिश है कि एफडीआई पर वह एजेंडा सेट करे और बाकी जमात उनके पीछे आए। बीजेपी को यह गवारा नहीं। सो बीजेपी की हिकमत अमली साफ थी कि 184 के तहत बहस के बाद वोटिंग हो ताकि एफडीआई के मसले पर हुकूमत को एक्सपोज किया जा सके। और एफडीआई इन रिटेल का हिमायत कर पाना सपा, बसपा व डीएमके जैसे जमातों के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जमात जैसे ही एफडीआई के हिमायत में वोट करेंगे, छोटे रोजगार से जुड़ा एक बड़ा ताजिरों का तबका उससे दूर होता चला जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम शामिल कर रहे हैं बिहार के सहरसा जिले के इम्तियाज आलम का पैगाम। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा उनका सबसे अजीज प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें मुस्लिम कौम के बारे में बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिलता है। यही वजह है कि वो इस प्रोग्राम का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। शुक्रिया इम्तियाज साहब। यकीनन हमारा ये प्रोग्राम कौम और मजहब से कहीं दीगर इंसानियत के जज्बे को सलाम करता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताने के लिए आप भी हमसे इस एड्रेस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। वाक़िया है या कि तेरा जिक्र अफसानों में है, बात कुछ तो है कि तू अखबार के खानों में है। सर बकफ फिरता हूँ शहर में तन्हा के सुन, खौफ कैसा जबकि वो मेरे निगहबानों में है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल के एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं सैयद सलाउद्दीन पाशा से, जो एक कोरियोग्राफर हैं, बेहतरीन डांसर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और सबसे बढ़कर एक नेकदिल इंसान हैं। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी